सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब। पंजाबी रेडियो और पंजाबी टीवी यूएसए देख और सुन रहे सभी साथियों का स्वागत है इस समय के विशेष प्रोग्राम बियॉन्ड द हेडलाइंस विद मनदीप पूनिया में। इस प्रोग्राम में सीनियर पत्रकार मनदीप पूनिया जी का साथ होता है और देश विदेश के साथ जुड़ी हुई अहम खबरों पर होती है बातचीत। सबसे पहले करते हैं पूनिया जी का स्वागत। बहुत बहुत स्वागत है पूनिया जी। जी, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। रुख अभी खबरों का करते हैं। हर रोज की तरह काफी दिनों से ही हम लगातार ईरान, अमेरिका और इजराइल की इस खींचातानी की बात से ही प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। आज भी अगर इस पे चलें तो ईरानी सुप्रीम लीडर ने कहा है कि अमेरिकी बेसिस पर हमले जारी रहेंगे। उन्होंने पद संभालने के बाद क्या-क्या और बातें कही हैं, अगर आप समझा पाए? और स्ट्रीट ऑफ हॉर्मुज का क्या हाल है? वहां पर कैसी वैसे तो तनावपूर्ण खबरें ही वहां से आ रही हैं, लेकिन क्या कोई सुखद खबर होगी? देखिए, ईरान के नए सुप्रीम लीडर अयातुल्ला मुज्तबा खामेनेई ने पद संभालते ही सबसे पहला जो बयान दिया, उसमें उन्होंने अमेरिका को चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि मिडल ईस्ट में मौजूद अमेरिका के मिलिट्री बेसिस को बंद किया जाना चाहिए, नहीं तो उनके ऊपर वो हमले जारी रखेंगे। ये बात उन्होंने कही है। ईरान के सरकारी टीवी पर उन्होंने एक संदेश पढ़कर सुनाया है और जो मौजूदा हालात हैं, उनमें उन्होंने साफ किया है कि हॉर्मुज स्ट्रेट का रास्ता नहीं खोला जाएगा। अ, सुप्रीम लीडर बनने के बाद मुज्तबा खामेनेई का पहला ये पब्लिक मैसेज है और ये बयान ऐसे समय में आया है जब जो जंग है वो लगातार तेज हो रही है। इजराइल और अमेरिका के जो हमले हैं वो भी ईरान के ऊपर तेज हो रहे हैं। आपको बता दें कि पहले दिन जब खामेनेई की बड़े जो सुप्रीम लीडर थे, उनके पिता थे अली खामेनेई, उनकी जब मौत हुई थी उस समय मुज्तबा के पैर में भी फ्रैक्चर आया था, उनको भी हल्के चोटें आई थी और उस हमले मतलब एक हिसाब से कह सकते हैं कि हमले में वो भी घायल हुए थे। अब जैसे अगर मैं कहूँ कि रेड मार्क करें तो साइप्रस रेड मार्क है, लेबनान, इराक, इज़राइल, जॉर्डन, कुवैत, बहरीन, कतर, सऊदी अरब, यूएई, ओमान, तो ये रेड मार्क आप कह सकते हैं। सबसे ज़्यादा अगर बात करें कि जो मौतें हैं वो ईरान में और लेबनान में और इराक में ही हैं। बाकी जो ईरानी हमले हैं उससे मिडल ईस्ट में कई जगह पे मौतें हो रही हैं। अमेरिका के सैनिकों की भी मौत हुई है, लेकिन ईरान का नंबर बहुत बड़ा है। अमेरिका का जो ऑफ़िशियल डेटा है वो तो 8 अमेरिकी सोल्जर्स के मारे जाने की खबर दे रहा है, लेकिन ईरान में तकरीबन 1700 के आस-पास जो मौतें हुई हैं। अभी मतलब अगर कहें कि काफ़ी मुश्किल है ये कहना कि ऑफ़िशियल डेटा क्या है, मरने वालों की संख्या ईरान में ज़्यादा भी हो सकती है। अब इसमें काफ़ी हलचल निकल रही हैं। जो रणधीर जायसवाल हैं, हमारे प्रवक्ता विदेश मंत्रालय के, उन्होंने 3-4 अहम बातें आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही। उन्होंने एक तो ये कहा कि जो ईरान में फँसे हुए हैं इंडियंस, उनकी सरकार मदद कर रही है। ईरान में तकरीबन 9,000 के आस-पास हमारे नागरिक फँसे हुए हैं। दूसरा उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने खाड़ी देशों के नेताओं से बात की है। अब वो किस लेवल की बातचीत है, वो सिर्फ़ हाल-चाल जाना है या फिर कोई डिप्लोमैटिक बातचीत है, वो अभी मतलब उन्होंने उसके बारे में ज़्यादा बताया नहीं। नागरिकों की सुरक्षा के ऊपर ज़्यादा ज़ोर देने की बात आज रणधीर जायसवाल ने कही है। फारस की खाड़ी में बुधवार एक ऑयल टैंकर के हमले में के ऊपर जो हमला हुआ था, उसके बाद वहाँ पर आग लग गई थी, लेकिन ये क्लियर नहीं है कि वो हमला किसने किया था। ओमान के सलालाह बंदरगाह पर ईरानी ड्रोनों के हमलों के कारण भी आग लगी। तो अमेरिकी सेंट्रल कमांड है, वो भी ईरानी जो प्लेन्स हैं, उनको उनको डिस्ट्रॉय करने की फुटेजेस जारी कर रही है। बहुत बहुत अलग-अलग किस्म के कहें कि दोनों तरफ से हमलों के दावे हैं, लेकिन ज़्यादा नुकसान ईरान का हो रहा है, लेकिन ईरान फिर भी अपन कहें कि पीछे हट नहीं रहा है। मुज्तबा ने इवन ये तक कहा है कि जो हुती विद्रोही हैं, उनको भी उनका साथ मिलेगा। तो यमन के लड़ाकू समूह जो हुती विद्रोही हैं, उनको लेकर भी बातचीत कही जा रही है। आज राजधानी तेहरान में मुज्तबा खामेनेई के पोस्टर लेकर लोग निकले सड़कों पे, उसमें हार्ड रिवेंज कंटिन्यूज करके एक तस्वीर उनकी बनी हुई थी जो काफ़ी आज दुनिया भर में वायरल हुई है।
तो देखते हैं आगे क्या होता है, लेकिन अभी कोई दूर-दूर तक कोई ऐसी चीज़ें नहीं दिख रही जिससे हम ये कह सकें कि ये जंग खत्म होने वाली है। जी। और इससे अगर आगे बढ़े तो सरकार ने अभी माना है कि घबराहट की वजह से लोग तेजी से सिलेंडर बुक कर रहे हैं, लगातार बुकिंग बढ़ती जा रही है। रोजाना 50 लाख सिलेंडर डिलीवर किए जा रहे हैं। देखिए आज एक इंटरेस्टिंग प्रेस कॉन्फ्रेंस रही भारत सरकार की तरफ से, उसमें विदेश मंत्रालय, शिपिंग मिनिस्ट्री, पेट्रोलियम और जो इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री है, इन चारों मिनिस्ट्रीज ने एक साथ आज जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उसमें उन्होंने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्वीकारा है कि देश में कच्चे तेल और गैस की जो किल्लत है वो हो रही है, लेकिन सिलेंडर जो उसका एक दिक्कत ये है भी कि घबराहट के कारण जो सिलेंडर बुकिंग है वो कई गुना बढ़ोतरी उसमें देखी गई है। इवन मतलब अगर पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की जो संयुक्त सचिव थी सुजाता शर्मा, उन्होंने ये बात कही कि भारत तकरीबन 60% के आसपास एलपीजी इंपोर्ट करता है और उसमें से 90% जो सप्लाई है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आती है। देश में रोजाना करीब 50 लाख सिलेंडर की डिलीवरी की जाती है, यानी कि अगर 90% एलपीजी की सप्लाई स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आ रही है, तो वो भारत में जो पैनिक दिख रहा है लोगों में, वो मतलब स्वाभाविक है कि आपकी एलपीजी की जो सप्लाई है 90% वहां से आ रही है, और 60% हमें एक्सपोर्ट करना अगर बात करें कि बाहर से आयात करना पड़ रहा है, तो फिर दिखता है कि बेचैनी तो लोगों में होगी ही। अब कालाबाज़ारी सिलेंडरों की बढ़ भी रही है। ₹900 का जो सिलेंडर है, वो मैंने कल भी बताया था कि 2000 ₹2500 का मिल रहा है। इवन आपको थोड़ा हैरानी होगी कि जो इलेक्ट्रिक चूल्हे होते हैं, जो इंडक्शन जिनको कहा जाता है, इलेक्ट्रिक से बिजली से चलने वाले इंडक्शंस की काफ़ी डिमांड ऑनलाइन पोर्टल्स पे देखने को मिली। फ्लिपकार्ट, अमेज़न, कई कई जगह पे हमें स्टॉक आउट दिखे। 30 से 40% डिमांड वहाँ पर इंक्रीज़ हुई है, यानी कि लोगों में एक पैनिक तो है। एलपीजी के भी विकल्प के तौर पर लोग चीज़ें तलाश रहे हैं। तो ख़ैर ये जो जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, इसमें ये भी बताया गया कि एसेंशियल कमोडिटी एक्ट भी लागू कर गया है, जिसके कारण एलपीजी का जो अधिकतम उत्पादन है वो डोमेस्टिक रखा जाएगा, वो कमर्शियल की बजाय। तो ये आज बातचीत रही और उसमें समुद्र में जो विदेशी जहाज़ों पर हमले हुए हैं, उनमें उन पर कुल 78 जो भारतीय नाविक मौजूद थे, उनमें 3 भारतीय नाविकों की मौत भी हुई है। एक एक नाविक अभी भी लापता और 4 के आसपास जो नाविक हैं, वो घायल हुए हैं। ये शिपिंग मंत्रालय ने अपनी बात कही और शिपिंग मंत्रालय ने ये भी कबूला है कि हॉर्मुज़ स्ट्रेट लगभग बंद है। वहाँ से उनको इंडिया को सामान नहीं आ रहा है और एलपीजी की निर्भरता तो आपको देखने को ही मिल रही है। अब सवाल तो सबसे बड़ा ये है कि हालात कब सुधरेंगे? मुझे नहीं लगता कि अभी हालात सुधरने वाले हैं। जी। और खबर ये भी आ रही है कि उधर अमेरिका एक बार फिर से भारत पर टैरिफ लगाने की तैयारी कर रहा है। देखिए, ये बड़ी अजीब स्थिति है। भारत एक तो जो भारत की जो डिप्लोमेटिक स्थिति है, उसको लेकर बहुत मज़ाक बनाया जा रहा है उसको लेकर। अब मानकर चलिए कि इज़राइल ने जिस दिन ईरान के ऊपर हमले करने थे, उससे 1 दिन पहले ही वो नरेंद्र मोदी को अपने वहाँ बुला रहे हैं। वहाँ पे उनको उनसे सम बात तो भारत दुनिया के स्तर पर ट्रम्प, प्रो इज़राइल दिख रहा है और दूसरी तरफ अमेरिका दोबारा से टैरिफ लगाने की तैयारी भारत के ऊपर कर रहा है। अब ईरान को लग रहा है कि अच्छा ये तो भारत तो इज़राइल का साथ दे रहा है और अमेरिका का साथ दे रहा है, तो हॉर्मुज़ स्ट्रेट से वो कुछ गुज़रने भी नहीं दे रहे हैं, वो भी क्लियर हो गया। यानी कि दोहरा नुकसान हो रहा है, उधर से अमेरिका भी कह रहा है कि हम टैरिफ लगा देंगे। तो बड़ा अजीब स्थिति, बहुत हास्यास्पद जो स्थिति है वो भारत की बनती दिख रही है। कम से कम अगर एक दोस्त तो आपको रियायत दे, ठीक है कि किसी किसी से दोस्ती बनाने के चक्कर में आपकी आपके पुराने दोस्तों से दुश्मनी हो गई है, पर वो दोस्त तो आपका पूरा साथ दे। अब सेक्शन 301 का हवाला दिया जा रहा है अमेरिका की तरफ से और उसमें वो एक तरफ़ा टैक्स बढ़ाने की शक्ति उनके पास है। अ
अब यही है कि 16 जो मेन ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं, उनके खिलाफ सेक्शन 301 के तहत इन्वेस्टिगेशन शुरू की गई है और इसमें ये बताया जा रहा है कि इंडिया के ऊपर जो टैरिफ है वो बढ़ाया जा सकता है। इसमें अ, जापान, दक्षिण कोरिया, मेक्सिको, वियतनाम, ताइवान, थाईलैंड, मलेशिया बहुत सारे ऐसे देश और भी हैं जिनके जिनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। तो अब 20 फरवरी के आसपास ग्लोबल टैरिफ को जब अवैध किया था तो 150 दिनों के लिए ट्रंप सरकार ने 10% का टेम्पररी टैरिफ लगाया था। अब सेक्शन 301 का इस्तेमाल किया जा रहा है तो अब देखना होगा कि ट्रेडिंग पार्टनर्स पर जो टैरिफ है वो कितना बढ़ाया जाएगा या उतना ही रखा जाएगा, ये तो मतलब आने वाले दिनों में पता लगेगा। लेकिन पुख्ता सूत्र ये कह रहे हैं व्हाइट हाउस के कि इंडिया के ऊपर टैरिफ बढ़ सकता है। जी। और उधर बात सांसद की करें तो राहुल गांधी ने कहा कि पेट्रोलियम मंत्री जो हैं वो एप्स्टीन को दोस्त बता रहे थे और उधर से स्पीकर ने इसी बात पर उनको बोलने से रोक दिया और पूरी कह रहे हैं कि देश में एलपीजी की कमी नहीं है। देखिए, राहुल गांधी बेसिकली कहीं न कहीं जो पेट्रोलियम मिनिस्टर हैं हरदीप पुरी, उनको घेरना चाह रहे थे और उसी में ही उन्होंने ये बात हुई। जैसे ही हरदीप पुरी ने बोलना भी शुरू किया, वहाँ पर जो अपोज़िशन पार्टियों के मेंबर्स थे, उन्होंने एप्स्टीन, एप्स्टीन के नारे भी लगाए। राहुल गांधी ने भी कहा कि भई एप्स्टीन को तो हरदीप पुरी ने अपना दोस्त कहा था, अब सिलेंडर गायब हैं। नरेंद्र भी गायब और सिलेंडर भी गायब। राहुल गांधी ने मतलब इस किस्म के जो नारेबाजी वो भी की। जब एप्स्टीन का ज़िक्र आया तब ओम बिड़ला ने उनको बोलने से रोक दिया और कहा कि आप अपने विषय पे ही बोलिए। उसी को लेकर फिर राहुल गांधी ने आगे एलपीजी का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि अभी तो दर्द की शुरुआत हुई है एलपीजी की, रेस्टोरेंट बंद हो रहे हैं, एलपीजी को लेकर घबराहट है और सड़क किनारे के जो विक्रेता हैं वो भी प्रभावित हो रहे हैं। मतलब आज का अगर आप थीम देखें तो आज जो अपोजिशन पार्टियों का जो प्रदर्शन रहा, चाहे पार्लियामेंट के बाहर हो, चाहे अंदर भी जो नारेबाजी हो, बाहर वो जो येलो कलर का एक पोस्टर था, उसपे काले अक्षरों में लिखा हुआ था, नरेंद्र भी गायब है, गैस सिलेंडर भी गायब है। तो वो काफ़ी चर्चा में रहा और आज फिर जो अपोजिशन पार्टी के जो मेंबरान हैं, वो संसद की सीढ़ियों पे बैठे हुए आपको दिखाई दिए। जी। और कैग की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि गंगा का प्रदूषण चरम पर है, लेकिन ये तो वैसे किसी से छुपी हुई बात नहीं है। अगर कैग की रिपोर्ट को हम आप बता पाएं कि उसमें क्या है तो हम समझ पाएंगे कि इससे आगे क्या बड़ी बात है इसमें। देखिए, बात वही फिर कर फीकल कोलिफॉर्म पर ही आती है, फीकल कोलिफॉर्म बैक्टीरिया के ऊपर। और वो महाकुंभ में भी हमने इसके बारे में बात की थी कि उसमें कितना ज़्यादा फीकल कोलिफॉर्म था। अब उसमें जो बढ़ोतरी है फीकल कोलिफॉर्म बैक्टीरिया में 32 गुना उसमें बढ़ोतरी हुई है और कैग की ये रिपोर्ट है। मतलब गंगा में देवप्रयाग से हरिद्वार तक जो फीकल कोलिफॉर्म बैक्टीरिया है वो लगातार बढ़ रहा है। एक काफ़ी मतलब चिंता का विषय है। ऋषिकेश, हरिद्वार, पहले यहाँ पर पानी साफ होता था, लेकिन अब यहाँ पर भी फीकल कोलिफॉर्म बढ़ रहा है और जो पानी है वो दूषित है। तकरीबन 7 ऐसे बड़े शहर हैं जिनके 21 सीवेज प्लांट ऐसे हैं जिनका जो डायरेक्ट पानी है वो हम देख रहे हैं कि इस गंगा में जाता है और 12 प्लांट ऐसे हैं जो बिना ट्रीट किए ही सीवेज और उसकी जो गंगा की सहायक नदियाँ हैं उसमें अपना पानी छोड़ देते हैं। अब देखिए उत्तरकाशी, टिहरी, चमोली, रुद्रप्रयाग, पौड़ी, देहरादून, हरिद्वार, यानी कि हरिद्वार तक आते-आते गंगा दूषित हो जाती है। मतलब आप नीचे जो उत्तर प्रदेश का मैदानी इलाका है उसमें तो आप मान के चलिए बहुत ज़्यादा दूषित होगी और ये कैग की रिपोर्ट में इसका खुलासा हुआ है। एक इंटरेस्टिंग डॉक्यूमेंट्री मैंने गंगा के ऊपर देखी थी। उसमें एक विदेशी मूल के व्यक्ति थे। उन्होंने ये कहा था कि ये स्पिरिचुअल रिवर भी है और दूषित नदी भी है। मतलब एक साथ दोनों दोनों चीज़ों का सर्वाइवल है। जो पढ़े-लिखे लोग हैं वो दूषित नदी कह रहे हैं और जो श्रद्धालु हैं जिनका उसमें श्रद्धा है वो उसको क क्या कहें कि स्वच्छ, साफ, पाप धो देने वाली नदी कह रहे हैं। तो ये मतलब काफ़ी विरोधाभासों का मामला है। वैसे एक बात कहें कि जो लोग गंगा को गंगा माँ मानते हैं,
वही लोग सबसे ज़्यादा गंगा को दूषित करते हैं। और जो खराब अर्बन प्लानिंग है भारत की, वो तो ज़िम्मेदार है ही, जो अनट्रीटेड जो सीवेज प्लांट्स हैं, और जो इवन इंडस्ट्रियों का भी जो खराब पानी है, वो भारत की नदियों को दूषित करता है। भारत उस लिहाज में एक इंटरेस्टिंग मुल्क है, भारत ही क्या, साउथ एशिया ही इंटरेस्टिंग जगह है, जहाँ पे नदियों को माँ माना जाता है और माँ को ही सबसे ज़्यादा दूषित किया जाता है। मैं तो पंजाब में भी ऐसे देखता हूँ कि कुछ नौजवान खड़े हुए हैं, वो नदियों पंजाब की नदियों में कोई अगर कूड़ा डालता है धर्म के नाम पर, तो उनकी वो वीडियो बनाते हैं और बाद में उनको नेम शेम भी करते हैं। तो ये मेरे को लगता है कि सारे मुल्क में ही खड़ा होना चाहिए। आप मतलब आपका जो जो सारा धार्मिक या फिर कहें कि जो आपकी आस्था है, वो तो फिर एक ढकोसला बनकर रह गई। एक तरफ तो आप माँ गंगा बोल रहे हैं और दूसरी तरफ उसी को आप प्रदूषित कर रहे हैं। तो ये काफ़ी विरोधाभासों से भरा हुआ जीवन भारतीयों का है। और ये खाल चलो, आज तो हमने गंगा की कहानी के बारे में बात कही, गंगा के बारे में बात की कि 32 गुना ज़्यादा उ उसमें फीकल कोलीफॉर्म बढ़ा है। मतलब हम सभ्य शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। आपको भी पता है कि फीकल कोलीफॉर्म बैक्टीरिया बेसिकली किस वजह से बढ़ता है, और उसको क्या ही हम मानते हैं। ख़ैर, ये सच्चाई है कि एक तरफ मतलब धार्मिक नदी है, और दूसरी तरफ उसी को अगर हम वैज्ञानिक उसका अध्ययन करें, तो वो एक बहुत भयंकर तौर पर प्रदूषित नदी है। जी, अगली खबर के ओर जाएं तो बात आरएसएस की करते हैं। आरएसएस अभी पूरे तरीके से बदलने जा रहा है। कुछ पद हैं जिनको पूरे तौर पर खत्म कर दिया जाएगा। क्या है ये सारा माजरा? क्यों किया जा रहा है? किस ओर बढ़ रही है अभी आरएसएस? देखिए, हरियाणा के पानीपत में एक आरएसएस की अहम बैठक 13, 14, 15 मार्च को हो रही है, और इसमें आरएसएस के जो बड़े पदाधिकारी हैं, वो इसमें भाग ले रहे हैं। इसमें बस बात ये है कि राष्ट्र आरएसएस अपने स्ट्रक्चर में पूरी तरीके से बड़ा बदलाव कर रहा है। उसमें पहले प्रांत प्रचारक होते थे, अब कहा जा रहा है कि प्रांत प्रचारकों की जगह एक राज्य प्रचारक ही होगा, यानी कि स्टेट अब ये अपना कन्वीनर एक हिसाब से लगाएँगे सिर्फ़। और ये एक मतलब वैसे प्रांत प्रचारकों की जगह एक ही राज्य का मतलब काफ़ी इसमें उलझने हैं। ये किस किस्म से नई अपनी बाउंड्रीज़ को डिफ़ाइन करेंगे। पहले तो जो कल्चरल बाउंड्रीज़ को ये मानते थे, जैसे मान लो कि मालवा को, ये पंजाब में है, तो ये पंजाब को प्रांत मानने की बजाय मालवा को प्रांत मानते थे। मालवा, माझा, दोआबा, उन इनको ये प्रांत बोलते थे। अब ये कह रहे हैं कि इन तीनों को हटा के एक बड़ा, यानी कि पूरे पंजाब का एक स्टेट हेड बना दिया जाएगा। ऐसी इस किस्म का जो स्ट्रक्चर होगा, तो माइक्रो मैनेजमेंट स्ट्रेटजी के ऊपर ध्यान आरएसएस अब आगे देगा। और बड़े पदों को खत्म करके छोटे ज़्यादा पद सृजने की जो बात है, वो निकल कर आ रही है, और उसका उसका फ़ायदा ये चुनाव में लेना चाह रहे हैं। 2027 में यूपी के चुनाव होने जा रहे हैं, फरवरी 2027 में। उसी में ही ये अपनी माइक्रो मैनेजमेंट और बदले हुए स्ट्रक्चर के साथ उतरेंगे। अब देखना होगा कि कितना उसमें फ़ायदा होता है। और मतलब 100 साल पूरे हुए हैं, तो दूसरी बार ये इतना बड़ा बदलाव हुआ है। इससे पहले 1949 में कहें कि ऐसा बदलाव देखने को मिला था। अब दूसरी बार इतना बड़ा बदलाव देखने को, हालाँकि वो भी एक बड़ा बदलाव था जब हाफ पैंट से खाकी निक्कर से इन्होंने जो भूरे रंग की जो पतलून है, उसको अपनाया था, वो भी एक बड़ा बदलाव था। जी, इससे आगे बढ़े तो बात करें जम्मू कश्मीर की। फारूक अब्दुल्ला जो साबका चीफ मिनिस्टर भी रहे हैं वहां के, और उसके बाद अब के जो वहां पर सीएम हैं, उनके पिता हैं, उनके ऊपर बिल्कुल पास से गोली चलाने की कोशिश की गई है एक प्रोग्राम में जब वो गए हुए थे। वो वीडियो भी अभी सामने आया है। वो क्या माजरा था सारा? बड़ी गंभीर वो वीडियो थी, मतलब उस पॉइंट से गोली चलाने की कोशिश की गई है जहां अगर गोली लगती तो शायद ही फारूक अब्दुल्ला बच पाते। देखिए, ये मामला जम्मू कश्मीर का ही है, और इसमें यही कि वो बुधवार रात पे अब्दुल्ला साहब अपने ही सूबे में वो एक ब्याह शादी को अटेंड करने गए थे, और हमलावर ने बिल्कुल बहुत ऐसे उनके सर के सटा के उनके ऊपर गोली चलाई। वो तो गनीमत ये मानिए कि जो सिक्योरिटी गार्ड थे उनके, वो पास में थे। उन्होंने एकदम से उनका हाथ ऊपर कर दिया। हाथ ऊपर करने के कारण जो गोली है उनको नहीं लगी, और वो हवा में वो गोली चल गई।
मौके पे उनके साथ सूबे के डिप्टी चीफ मिनिस्टर सुरेंद्र चौधरी भी मौजूद थे। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि उनको ऊपर वाले ने बचाया है। शादी से निकलते समय मैंने कुछ आवाज़ें सुने, मुझे लगा कि यह कोई पटाखा है। बाद में मुझे बताया गया कि एक आदमी ने पिस्तौल से 2 गोलियाँ चलाई। सुरक्षा कर्मियों के बीच बचाव किया, जिससे हथियार ऊपर की ओर हो गया और नुकसान होने से बच गया। यानी कि मतलब फारूक अब्दुल्ला साहब को तो शुरू में पता ही नहीं चला कि उनके ऊपर गोलियाँ चलाई गई हैं। ख़ैर उन्होंने बाद में विज़ुअल देखे तो उनको पता लगा। हमलावर कमल बताया जा रहा है और 5 दिन के पुलिस रिमांड के ऊपर उनको भेजा गया है। वो कह रहा है कि 20 साल से वो फारूक अब्दुल्ला को मारना चाहता था। ख़ैर, अब देखना होगा कि क्या इस कमल नाम के व्यक्ति को आतंकवादी घोषित किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। अगर इसी की जगह कोई मुसलमान व्यक्ति होता, तो उसके साथ जो होना था, वो तो आप समझ ही जाइए। कमल जामवाल इसका नाम बताया जा रहा है। मेडिकल चेकअप के बाद इनको पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया। 5 दिन की पुलिस कस्टडी इसकी रहेगी। जी। अभी हरियाणा में राज्यसभा चुनाव का क्या हाल है? वहां पर खासा कहीं डिनर, कहीं लंच, बड़ा कुछ चल रहा है। हाँ, ये बड़ी अजीब बात है कि कांग्रेस के पास 37 विधायक हैं और जीतने के लिए उसके कैंडिडेट को जीतने के लिए सिर्फ़ 31 विधायकों की वोटों की ज़रूरत है, यानी कि 6 वोटें प्लस हैं, फिर भी कांग्रेस घबराई हुई है। घबराने का एक कारण ये है कि माना जा रहा है कि कांग्रेस के कुछ जो विधायक हैं, वो क्रॉस वोट कर सकते हैं और उसकी कहें कि काफ़ी किरकिरी भी हो रही है उसी बात को लेकर कांग्रेस का मज़ाक भी उड़ाया जा रहा है। बाड़ाबंदी इसको कहा जाता है। बाड़ाबंदी विधायकों की बाड़ेबंदी करने के लिए कांग्रेस तैयार है। 13 तारीख को चंडीगढ़ में लंच होगा यानी कल और उसके बाद फिर डिनर जो है वो हिमाचल में होगा और सीधा फिर 16 तारीख को ही इनको यहाँ पर वोटिंग के लिए लेकर आया जाएगा। यानी कि 2 दिन तक कांग्रेस अपने विधायकों की मोर्चाबंदी रखेगी, उनकी घेराबंदी रखेगी। काफ़ी इसको लेकर मतलब विवाद भी हो रहे हैं और काफ़ी इसको लेकर सवाल भी उठ रहे हैं कि कांग्रेस के जो विधायक हैं, क्या उनका मन अगर उन्हीं का मन पक्का नहीं है, तो कांग्रेस के आम कार्यकर्ताओं का मन पक्का कैसे होगा? तो जो बात चलती है कि कांग्रेस के अंदर ही कुछ ऐसे शक्तियाँ हैं, जो कांग्रेस को जीतने नहीं देती, फिर तो वो सच है। मतलब कांग्रेस के अंदर आरएसएस के लोगों का होना या बीजेपी के लोगों का होने वाली जो थियरी चलती है, वो तो फिर सच साबित होगी। हालाँकि हरियाणा में 2 जो पहले के 2 जो राज्यसभा चुनाव रहे, उनमें गड़बड़ियाँ हुई हैं। उन्हीं गड़बड़ियों के कारण कांग्रेस के कैंडिडेट पहले भी 2 बार हरियाणा में नहीं जीते हैं। जी। आगे बढ़ें तो बात सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड की करते हैं। 2 अपराधियों को जमानत मिल गई है। कौन है ये दोनों अपराधी? देखिए सुप्रीम कोर्ट से ये ज़मानतें हुई हैं और जो मूसेवाला हत्याकांड में 2 नामज़द आरोपी थे, पवन बिश्नोई और जगतार सिंह, उनको ये ज़मानत मिली है। हालाँकि सिद्धू मूसेवाला परिवार की तरफ से अभी तक कोई इसको लेकर प्रतिक्रिया नहीं आई है, उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। ये जो दोनों लोग हैं, ये गोविंदगढ़ पंजाब की मंडी गोविंदगढ़ जेल में बंद थे और पहले इन्होंने हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसे खारिज कर दिया गया था। और अब सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने जब याचिका दायर की तो ये इनकी अपन कहें कि ज़मानत हुई है। वैसे ट्रायल है वो मानसा की अदालत में चल रहा है और 20 मार्च को सिद्धू मूसेवाला के पिता बलकौर सिंह की गवाही होनी है और केस की वो अहम सुनवाई होगी। जी, बिल्कुल। और आगे बढ़ें तो अभी इलेक्शन दिखने शुरू हो गए हैं। वैसे तो अलग-अलग जिलों से मैं लगातार देख रहा हूँ कि डीसीओ से वीडियोस डलवाई जा रही हैं कि भाई किसी ने भी पैनिक नहीं क्रिएट करना है। हम हर चीज़ पहले से ही स्टॉक हमारे पास है। किसी को भी ना तो गैस की दिक्कत आएगी और ना ही पेट्रोल, डीज़ल ऐसी दिक्कतें आएँगी। लेकिन अभी चंडीगढ़ में एक गैस एजेंसी को ताला लग गया, अमृतसर में भी एजेंसी बंद नजर आई, लिख दिया कि आउट ऑफ स्टॉक हो गया है। जालंधर में पेट्रोल पंप बंद हो रहे हैं। लुधियाना से भी ऐसी खबरें आ रही हैं। ऐसे में कैसा कितने दिन और भारत चल सकेगा और कितने दिनों के बाद हाथ खड़े हो जाएंगे? देखिए जैसा आज जो जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस थी मंत्रालयों की, उसमें भी अधिकारियों ने स्वीकारा है कि भई 90% एलपीजी की सप्लाई तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से होती है और 60% हम बाहर की एलपीजी के ऊपर ही निर्भर हैं। तो वो असर तो आएगा। उसका असर भी दिख रहा है। आज लुधियाना में तो कस्टमर और जो मुलाज़िम थे, वही आपस में भिड़ गए, उनमें ही हाथापाई हुई है। तो स्थिति बहुत नाज़ुक है और चंडीगढ़ में भी ताले आपने जैसे बताया, अमृतसर,
जालंधर, हर जगह जो है ऐसी खबरें हैं कि मतलब लोग भी परेशान हो रहे हैं, लोग भिड़ रहे हैं मुलाजिमों से, एजेंसी वाले ताला लगा के भाग गए हैं, वो सब दिख रहा है। इवन आपको मैं बताऊँ कि जो ताबड़तोड़ बुकिंग हो रही है, उसके कारण सर्वर इतना डाउन है कि लोगों को ओटीपी तक नहीं आ रहा है, ना कोई मैसेज आ रहा है, ना कुछ और आ रहा है। एजेंसियों के बाहर आउट ऑफ स्टॉक के जो बोर्ड हैं, वो दिखने लग गए हैं, तो काफ़ी ये चीज़ें हो रही हैं। एक इंडिया में थोड़ी आदत है जमाखोरी की, मेरे को लगता है कि ये जो जमाखोरी का मामला चल रहा है, उसके कारण भी ये जो थोड़ा पैनिक है, ये फैल रहा है। लेकिन अगर हॉर्मुज़ स्ट्रेट ऐसे ही बाधित रही, तो फिर 10-15 दिन बाद तो आपको थोड़ा ज़्यादा असर दिखने को मिलेगा। पहला असर तो कमर्शियल एलपीजी के ऊपर ही होगा, उसमें रेस्टोरेंट्स का बंद होना, होटल्स का बंद होना और ब्याह-शादियों के ऊपर भी असर पड़ेगा। अगले 15 दिन आपको पता ही है कि कितनी ज़बरदस्त ब्याह-शादियों का सीज़न है भारत में, तो उन पे भी असर देखने को मिलेगा। जी, बिल्कुल। तो ऐसे में जिन्होंने शादियाँ रखी होंगी उनके लिए ये ख़ासा कठिनाई का समय है। देखते हैं क्या बनता है। 2 देश मिलकर जिस तरीके से उत्पात मचाते हैं, उसके बाद बाकी की दुनिया कैसे प्रभावित हो जाती है, ये उसका दृश्य है। ख़ैर, जो लोग कहते हैं कि दूर बैठे कोई भी कुछ भी कर रहा है, हमें उससे इतना फ़र्क नहीं पड़ता, ये उसी का नतीजा है। देख लीजिए, ऐसे फ़र्क पड़ता है। इसी के साथ प्रोग्राम का समय यहाँ समाप्त होता है। आप जुड़े, जानकारियाँ साझा की, बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद गुरप्रीत।